जय हिंद डियर एस्पिरेंट्स। जानकारी श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स के बारे में। देखिए, भारत में सैन्य स्कूलों की एक पुरानी परंपरा विद्यमान रही है ब्रिटिश काल। आरआईएमसी और आरएमएस, इन दोनों के नाम से आप पहले से परिचित होंगे। ये दोनों एक ब्रिटिश लेगेसीज हैं भारत में, लेकिन दोनों का पर्पस कुछ डिफरेंट था, जो कि एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति में असमर्थ था। इसलिए बाद में सैनिक स्कूलों की जरूरत महसूस की। जो आरआईएमसी है, बेसिकली उसका पर्पस रॉयल डिफेंस फोर्सेस के इंडियनाइजेशन से संबंधित था, यानी कि ब्रिटिश सेनाओं के भारतीयकरण से। और ब्रिटिश के चले जाने के बाद भी उसका इनटेक बहुत कम है हर बैच के लिए, और कंपटीशन बहुत टफ है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की बात करें तो बेसिकली दे आर रिजर्व फॉर द वार्ड्स ऑफ जेसीओज, ओआरस एंड ऑफिसर्स ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस। तो जो बाकी का भारत है वो उनमें समाहित नहीं हो पाता। शेष भारत के बच्चों का और अन्य सभी वर्गों का अदर देन मिलिट्री क्लास, इनमें समावेशन संभव नहीं था। इसलिए सैनिक स्कूल्स की जरूरत महसूस की गई और 1961 में जो ये परिकल्पना थी, ये साकार हुई। पहला सैनिक स्कूल बना सैनिक स्कूल सतारा, 23 जून 1961 को जिसकी शुरुआत हुई। और इसके पीछे पीछे सैनिक स्कूल कुंजपुरा, कपूरथला, पालाचड़ी और चित्तौड़गढ़ भी उसी साल अगस्त तक फंक्शन में आ गए। फिर इसके बाद आज की तारीख में अगर हम देखें तो 2015 तक पूरे भारत में करीब 33 सैनिक स्कूल कार्यरत हैं, जो कि सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा एडमिनिस्ट्रेड है। जो सबसे आखिरी सैनिक स्कूल रहा है वो रहा है सैनिक स्कूल संबलपुर, उड़ीसा, जिसको हम 33वां सैनिक स्कूल कहते हैं। ये फरवरी 2015 में फंक्शनल हो गया। ये सभी 33 सैनिक स्कूल फुल्ली रेजिडेंशियल सैनिक स्कूल्स हैं, जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो इंग्लिश है इनका। ये आपके सामने है सैनिक स्कूल्स का पूरा नेटवर्क। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, ये 33 सैनिक स्कूल्स, ये पूरे भारत को आच्छादित किए हुए हैं। अगर हम तेलंगाना, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा को छोड़ दें, मेघालय भी, तो भारत के हर स्टेट में कम से कम एक सैनिक स्कूल। तो इतने बड़े नेटवर्क से हम देख पाते हैं कि जो पूरा भारत है उसके बच्चों की सैनिक स्कूल के परिवेश में, सैनिक स्कूल में पढ़ने की इच्छाओं का समावेशन संभव हो पाया। जो एक रीजनल इम्बैलेंस था, जो एक सोशियो इकोनॉमिक इम्बैलेंस था इससे पहले, वो इसकी वजह से दूर हो गया। और जो उससे भी बड़ी बात हुई वो ये हुआ कि भारतीय सेनाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशनल फीडर हमारे पास डेवलप हो गया, ताकि भारतीय सेनाओं को अफसर्स की आपूर्ति बाधा रहित तरीके से होती रहे। जो कि उस वक्त आजादी के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था कि जब भारत डिवाइड हुआ तो फिर सेनाएं भी बट गई भारत और पाकिस्तान में। तो उस वक्त ऑफिसर्स की बहुत बड़ी शॉर्टेज महसूस की जाती। पढ़ाई का लेवल पूरे भारत में ऐसा नहीं था कि ऑफिसर्स के लिए जो रिक्वायर्ड ट्रेड्स हो वो हर जगह मौजूद मिल जाए। इसलिए ऐसी एक नर्सरी चाहिए थी जहां पर कम से कम बचपन से, एजुकेशनल लाइफ से ही बच्चों में वो सारे गुण विकसित किए जा सके जो भारतीय सेनाओं में सैन्य अफसरों की कमी को पूरा कर सके। तो ये थी आवश्यकता सैनिक स्कूलों को स्थापित करने के पीछे। ठीक है, अब सैनिक स्कूल्स जो होते हैं वो एक ज्वाइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और स्टेट गवर्नमेंट्स। वो स्टेट्स जहां पर मिलिट्री स्कूल्स स्थित हैं उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इन स्कूलों को एनुअल फंडिंग प्रोवाइड करती है और सर्विंग ऑफिसर्स प्रोवाइड करती है ऑन डेपुटेशन बेसिस, ताकि इन स्कूलों में डिसिप्लिन और मिलिट्री ट्रेड्स का विकास किया जा सके। जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनके अंदर फौजी गुणों का विकास करने में ये डेपुटेशन बेस पर आने वाले जो सर्विंग मिलिट्री अफसर्स होते हैं ये बड़े कारगर हैं। इनके बिना आप एक्चुअली कल्पना नहीं कर सकते कि सैनिक स्कूलों का पर्पस फुलफिल हो सके। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इन स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी। अभी मैंने नाम लिया सैनिक स्कूल सोसाइटी का। एक्चुअली दिस इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ
सैनिक स्कूल्स, जो ये 33 सैनिक स्कूलों का नेटवर्क है पैन इंडिया, ये पूरा का पूरा नेटवर्क सैनिक स्कूल सोसाइटी के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेट होता है। और जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो इसके चेयरमैन होते हैं, और वो सभी स्टेट जहां पर सैनिक स्कूल लोकेटेड हैं, अवस्थित हैं, उनके चीफ मिनिस्टर्स इसके मेंबर्स होते हैं। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स भी इसमें शामिल हैं। एडमिशंस की बात करते हैं सैनिक स्कूल में, जिसको जानने के लिए बेशक आप सभी इस वीडियो से जुड़ रहे हैं। देखिए, जो एडमिशन की प्रक्रिया है इन सभी 33 सैनिक स्कूलों में, और इसके अलावा न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स में भी, ये क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये दोनों ही तरीके के स्कूल 2021 से पहले ये न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल नहीं हुआ करते थे। 2021 के बाद से धीरे धीरे एडजस्ट करना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन दोनों ही प्रकार के सैनिक स्कूल्स में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जो क्लास 6 और क्लास 9 इन दोनों के लिए एडमिशन ओपन करते हैं। और फिर जो बच्चे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, रिटन एग्जाम को, उनका स्कूल वाइज, जेंडर वाइज और कैटेगरी वाइज मेरिट बनता है। मेरिट होम स्टेट और अदर स्टेट की कैटेगरी के हिसाब से भी देखा जाता है। देखिए, मैं आपको ये भी कंफर्म कर दूं कि होम स्टेट और अदर स्टेट क्या है। जिस स्कूल में बच्चा एडमिशन चाह रहा है या जहां से उसे एडमिशन ऑफर हुआ है, अगर उस स्कूल की लोकेशन और उस बच्चे का डोमिसाइल दोनों एक ही स्टेट में है, तो बच्चे की काउंटिंग होगी होम स्टेट कैटेगरी। अन्यथा अगर उसका डोमिसाइल और एडमिशन देने वाला या एडमिशन चाहने वाला स्कूल वो किसी दूसरे स्टेट में है, अलग अलग है दोनों चीजें, तो फिर बच्चे की काउंटिंग होगी अदर स्टेट में। डिफरेंस क्या है दोनों चीजों में? दरअसल होम स्टेट कैटेगरी में 67% का रिजर्वेशन, यानी मान लेते हैं अगर किसी स्कूल में 100 सीटें हैं, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थिति है उत्तराखंड, और मान लिया कि वहां 100 सीटें हैं क्लास 6 में, 50 सीटें हैं मान लिया क्लास 9 एग्जाम्पल के तौर पे, तो 100 में से 67 सीट्स वो उत्तराखंड के रहने वाले बच्चों के लिए रिजर्व है। 67 सीटों पर जो एडमिशन मिलेगा वो उत्तराखंड के बच्चों को ही मिलेगा। अब जो बाकी बच रही हैं 33 सीट्स, वो 33 सीट्स पर बाकी पूरे इंडिया के बच्चों को एडमिशन मिलेगा। उसमें भी अलग कैटेगराइजेशन है। हर स्टेट, ऐसा नहीं कि एक ही किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से या 2-4 स्टेट मिलकर ही वो सारी सीटें भर दें। हर स्टेट का भी कोटा रिजर्व है। किसी भी स्टेट को इस 33 सीट्स में 25% से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। इसके बारे में हम फर्दर आगे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स क्या है। हुआ क्या कि सैनिक स्कूल्स के जो रिजल्ट हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो एनडीए में सिलेक्शन के हो, उसको देख करके पूरे हिंदुस्तान में पेरेंट्स और बच्चों के मन में ये हुआ कि हमें भी सैनिक स्कूल में पढ़ना है। तो 2015 तक गवर्नमेंट 33 सैनिक स्कूल्स की ऑलरेडी स्थापना कर चुकी थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये देखा कि सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों का जो ग्रोइंग एस्पिरेशन है सैनिक स्कूल्स में पढ़ने का, ये पूरा करना एक्चुअली फिनेंशियल रूप से देखा जाए तो सस्टेनेबल नहीं। बहुत पैसा लगता है एक सैनिक स्कूल को डेवलप करने में और उसको रन करने में। तो गवर्नमेंट ने ये एक आइडिया देखा कि जो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं इंडिया में, उनके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा संख्या में डिजायरस चाइल्ड भी हैं जो सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। तो सोचा गया कि क्यों ना इन दोनों चीजों को मर्ज कर दिया जाए। तो एक तो गवर्नमेंट के ऊपर जो फाइनेंशियल लोड आना है वो बचेगा, और दूसरी चीज जो उनको साल भर उनको एडमिनिस्टर करने का जो लोड है उससे भी बचा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से 2021 में एक कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल। तो कुछ प्राइवेट स्कूलों को जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, उन्हें सैनिक स्कूल सोसाइटी ने सैनिक स्कूल के रूप में कैरिकुलम चलाने की मान्यता देना स्टार्ट किया।
टारगेट है 100 प्राइवेट सैनिक स्कूल्स को बनाने का, जिसमें करीब करीब 70-72 सैनिक स्कूल अभी एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं। 2026 के ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम तक, काउंसलिंग तक, और बाकी वो इन प्रोसेस हैं। अगले 2-1 सालों में ये सारे के सारे सैनिक स्कूल जिनकी संख्या 100 हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये जो प्राइवेट सैनिक स्कूल्स हैं, ये प्राइवेट सैनिक स्कूल डुअल कमांड के अंदर काम करते हैं। अब डुअल कमांड में कैसे, देखिए मैंने कहा कि प्राइवेट सैनिक स्कूल्स प्री एग्जिस्टिंग प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये पहले से चल रहे हैं, और जब पहले से चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी न किसी बोर्ड से ये मान्यता प्राप्त भी होंगे। वो सीबीएसई बोर्ड भी हो सकता है, वो आईसीएसई बोर्ड भी हो सकता है, और वो स्टेट बोर्ड भी हो सकता है। तो ऐसे प्री एग्जिस्टिंग स्कूल्स को ही सैनिक स्कूल सोसाइटी ने अलग से सैनिक स्कूल कैरिकुलम चलाने की परमिशन दे दी। तो उसके लिए एक अलग सेटअप बनाया गया। वो अपने उसी सेटअप में सैनिक स्कूल के तहत कैरिकुलम संचालित नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पे। ये जो प्री एग्जिस्टिंग पहले से मौजूद प्राइवेट स्कूल रहे हैं, जिनको की इस तरह की मान्यता दी गई है, वो अपने पुराने सेटअप के साथ ही सैनिक स्कूल कैरिकुलम नहीं चला सकते। उसके लिए अलग से सेटअप इनको डेवलप करना अनिवार्य है। ठीक है, इसीलिए टाइम लग रहा है डेवलप होने में। इसीलिए 2021 से अभी 2026 तक केवल 75-76 स्कूल्स ही उन क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाए हैं, बाकी अभी इन प्रोसेस है। तो इनका जो फी स्ट्रक्चर है, जो इनका एजुकेशनल बोर्ड है, जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, कि स्कूल टू स्कूल वेरी कर सकता है। जरूरी नहीं कि हर स्कूल का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश ही हो, ऑल्दो 99% इंग्लिश ही होगा, लेकिन वो डिफर भी कर सकता है। ठीक है, उनका बोर्ड भी डिफर कर सकता है। जरूरी नहीं कि सभी के सभी सीबीएसई मान्यता प्राप्त हो, आईएससी और स्टेट बोर्ड भी हो सकते हैं। अब इसमें एडमिशन कैसे होता है? देयर आर 2 चैनल्स ऑफ एडमिशन टू टेक एडमिशंस इन दीज न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल। पहला है एक 40% का रूट, दूसरा है 60% का, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। मिनिमम 40%। मान लिया किसी प्राइवेट सैनिक स्कूल में 100 सीट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जो उसमें मिनिमम 40 सीटें हैं, कम से कम 40 सीटें ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स की मेरिट लिस्ट पे भरे जाएंगे। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज मेरिट बनती है, तो वो जो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट है उसके बेस पर ये 40% सीट्स भरी जाएंगी, अप टू 60%, यानी मैक्सिमम 60%। सीटें जो है वो अपने पुराने बच्चों से भरी जा सकती हैं जो उसमें पहले से पढ़ रहे हैं। यानी कि वो बच्चे जो कक्षा 5 में या कक्षा 8 में ऑलरेडी वहां पढ़ रहे हैं, उन पहले से स्थापित प्राइवेट स्कूलों में, जिनको कि अब न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल भी कहा जा रहा है, जो वहां पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को मैक्सिमम 60% सीट्स अलॉट की जा सकती हैं। मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि 60%, 100 में से 60 सीटें इन्हीं से भरी जाएं। ये 60 तो मैक्सिमम कर दिया है उन्होंने, ठीक है, ताकि उसके बाद इस रूट से एंट्री के लिए सीटें बची रहे। वरना करेंगे क्या ये लोग? ये लोग तो सारे के सारे बच्चे अपने पुराने बच्चों से ही भर लेंगे। जाहिर सी बात है, जो बच्चे वहां पे क्लास 5 में पढ़ रहे हैं वो लगभग 99% बच्चे प्रमोट होंगे और वो 5th में पास होकर के 6th में आएंगे। वो तो 100% सीटें यहाँ फुल कर लेंगे अपने पुराने बच्चों से। लेकिन इस पर एक लिमिटेशन लगाई गई है, मैक्सिमम 60% बच्चे आप भर सकते हैं, और बाकी 40% बच्चे आपको ओपन मार्केट से लेने होंगे। यानी बच्चे जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उन्होंने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और मेरिट में उन्होंने अपना कोई स्थान सिक्योर किया है, तो उन बच्चों से आपको ये 40% सीटें भरनी है, ना कि अपने स्कूल के पुराने बच्चों से। ठीक है, अगर ये बात अभी आपको समझ में नहीं आ पा रही है इस वीडियो में, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके इस बात को जरूर पूछिए, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, सेपरेट एक वीडियो बनाकर। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। सैनिक स्कूल का जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन आ जाता है आपके अक्टूबर के 2nd वीक। ठीक है, लगभग 20-21 दिन का, 3 हफ्तों का आपको टाइम मिलता है। अक्टूबर लास्ट डेट होती है उसकी फॉर्म सबमिट करने की। एप्लीकेशंस केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरी जा सकती हैं, और एक बच्चा सिर्फ एक ही एप्लीकेशन भर सकता है। अगर किसी बच्चे ने होशियारी की और उसने एक से अधिक एप्लीकेशंस भरी, तो डेफिनेटली वो सारी की सारी एप्लीकेशंस की रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और एप्लीकेशन भरते समय कैंडिडेट के पास एक
मेल होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो कैंडिडेट के नाम से ही हो, वो उसके पेरेंट्स का भी हो सकता है। ठीक है, वो भी एप्लीकेबल है यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि आपको एक मेल और मोबाइल नंबर याद करके बना लेना है और रख लेना है, क्योंकि इसके बाद जो भी कम्युनिकेशन होगी, जो भी बातचीत होगी आपकी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी से, वो आपके मेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से ही होगी। कोई अदर मीडियम नहीं है बातचीत करने का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो क्लास 6 में हम लोग देखेंगे जो एज है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए 31 मार्च नेक्स्ट ईयर को। जो एज की काउंटिंग है कक्षा 6 में एडमिशन के लिए हो या कक्षा 9 में एडमिशन के लिए हो, वो हमेशा नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को हो। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को कक्षा 6 में एडमिशन लेने वाले बच्चों की जो एज है वो 10 साल से 12 साल होनी चाहिए। यानी कि 10 साल से ना तो एक भी दिन कम और ना ही 12 साल से एक भी दिन ज्यादा। सिमिलरली कक्षा 9 में एडमिशन के लिए जो एज है वो अगले साल 31 मार्च को 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि ना तो 13 साल से एक भी दिन कम और ना ही 15 साल से एक भी दिन ज्यादा। और ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आप कक्षा 5 पास होने चाहिए और कक्षा 9 में एडमिशन के लिए आप कक्षा 8 पास हुए होने चाहिए। कब? एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, फॉर्म भरते समय, एग्जाम देते समय आप जाहिराना तौर पे कक्षा 5 और कक्षा 8 में रिस्पेक्टिवली पढ़ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगले साल मार्च में आपके एग्जाम हो चुके होंगे कक्षा 5 और कक्षा 8 के। अप्रैल में आपका रिजल्ट आ चुका होगा और सैनिक स्कूल में एडमिशन जो होगा, आपका जो नंबर आएगा वो आएगा करीब मई और जून में। तो मई और जून में आप कक्षा 5 और कक्षा 8 पास कर चुके हुए होने चाहिए। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि एग्जाम कौन कराता है। सैनिक स्कूल सोसाइटी जिसका मैंने बात किया था अभी, वो एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती। सैनिक स्कूल सोसाइटी का काम सिर्फ 33 सैनिक स्कूलों के नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेशन देखना है इन प्रिंसिपल। ठीक है, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक बॉडी सरकार ने बनाई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। ये भी एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सेल्फ सस्टेन प्रीमियर एग्जामिनिंग ऑर्गेनाइजेशन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनटीए इज लिमिटेड टू इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे ही आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं, मतलब नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं कि एनटीए का काम शुरू हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करना, एग्जाम कंडक्ट कराना, एग्जाम प्रोसेस करना और रिजल्ट डिक्लेयर करना। ठीक है, इसके साथ साथ मेरिट बनाना। देन आफ्टर मेरिट को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिलिंग को हैंड ओवर कर देना। इतने सारे काम है केवल एनटीए के पास। यानी कि जिस दिन से एग्जाम फॉर्म निकलता है तब से लेकर के रिजल्ट घोषित होने तक और मेरिट बनने तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए की है। इसके अलावा एनटीए का कोई काम नहीं, एनटीए फिर अदृश्य हो जाता है। ठीक है, तो हम जब एग्जाम की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बताना बहुत जरूरी है और आपको जानना भी बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल अगर आप एग्जाम को जानते नहीं हैं तो फिर आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। क्लास 6 की बात करते हैं तो जनरली एग्जाम इज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। मोड ऑफ एग्जाम यानी कि भाषा क्या है एग्जाम की। देखिए, जब सैनिक स्कूल का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लैंग्वेज वो मेंशन करते हैं कि किन किन भाषाओं में आप एग्जाम दे सकते हैं। सैनिक स्कूल जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो इस बात के समावेशन के लिए बने हैं कि भारत के हर क्षेत्र और हर वर्ग के बच्चे सैन्य स्कूलों में पढ़ सकें, भारतीय सेनाओं में अफसर्स के रूप में सर्व करने का सपना देख सकें। अब हर जगह ये आवश्यक नहीं है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हों या इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल हों या हिंदी में इतना कंफर्टेबल हों या हिंदी में पढ़ रहे हों। जरूरी तो नहीं है, क्योंकि हिंदी पूरे भारत की भाषा नहीं है। ठीक है,
तो वो 13 भाषाओं में जो लास्ट ईयर रहा है कि वो 13 भाषाएं जो भारतीय संविधान में स्वीकृत 22 भाषाएं हैं, उनमें से ये परमिशन देते हैं कि इन भाषाओं में आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो 13 भाषाओं में सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट दिया जा सकता है। और जो एग्जाम का टाइमिंग होगा वो होगा कक्षा 6 के लिए 2 बजे से 4:30 बजे तक, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होता है। और बता ही दिया कि जनवरी में आपका पेपर होता है। अब देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है एग्जाम। इंग्लिश के 25, रीजनिंग के 25 और जीके के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के एक एक क्वेश्चन का मूल्य है 3 और बाकी सारे क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चन का मार्क है 2। इस तरीके से 50 मार्क्स इंग्लिश, 150 मार्क्स मैथमेटिक्स, 50 मार्क्स रीजनिंग एंड 50 मार्क्स जीके, कुल मिला के 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, इसमें आप एक चीज देखेंगे कि 300 में से अकेले मैथमेटिक्स का वेटेज 50%। तो मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने में, क्लियर करने में। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखने वाली है, केवल मैथमेटिक्स से ही आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर जाएंगे। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एक क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग मार्क्स का, वो है 25% इन ईच सेक्शन, यानी कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके, इन सभी में मिनिमम 25% मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं, स्कोर करने हैं। अगर आप मिनिमम 25% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं किसी भी एक में, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, एग्रीगेट मार्क्स आउट ऑफ 300 वो 40% होना चाहिए, यानी कि 300 में से 120 नंबर मिनिमम है अगर आपके, तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई ऑल इंडिया सैनिक स्कूल क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 का एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है। क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के टेस्ट एक साथ ही कंडक्ट कराए जाते हैं जनवरी के महीने में, सेम डे। क्लास 6 में मैंने आपको बताया कि जो एग्जाम टाइम है वो 2.5 घंटे का होता है, जबकि 9th के लिए एग्जाम का टाइम होता है 3 घंटे का, 2 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, और जो मीडियम ऑफ एग्जाम है, यानी कि जो लैंग्वेज है एग्जाम की, वो इंग्लिश होगी। ठीक है, ओनली इंग्लिश। क्लास 6 में 13 भाषाओं में इस बात की परमिशन दी गई थी कि आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन क्लास 9th में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आप एग्जाम दे सकते हैं। क्लास 9th के लिए जो एग्जामिनेशन टेस्ट होता है वो 5 सब्जेक्ट में होता है, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जीके और साइंस। साइंस और जीके को यहां अलग अलग कर दिया गया है। क्लास 6 में ये दोनों एक ही में होते। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ गए हैं और नंबर ऑफ टोटल मार्क्स भी बढ़ गए हैं। मैथमेटिक्स होती है 200 नंबर की, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जीके और साइंस, इन चारों में 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल 400 मार्क्स का टेस्ट है, जिसमें अकेले 50% वेटेज मैथमेटिक्स का है। सिमिलरली एज क्लास 6 में भी मैथमेटिक्स का वेटेज 50% था और क्लास 9th में भी सेम है। लेकिन फिर यहां पर वो बात मैं दोहराऊंगा कि केवल और केवल मैथमेटिक्स के दम पे आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर एक सेक्शनल कट ऑफ भी है। यस, 25% सेक्शनल कट ऑफ फॉर ईच सेक्शन, यानी कि आपको मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जीके, साइंस, ये सभी में मिनिमम 25% मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हैं। एंड एग्रीगेट 40% मार्क्स, यानी कि आउट ऑफ 400 इट इज 160 मार्क्स। अगर आपकी 160 मार्क्स नहीं है तो आप फिर डिस्क्वालीफाई है। बात करते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली इन सैनिक स्कूल्स, नॉट इन न्यू सैनिक। ध्यान देने की लायक बात है ये, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो केवल 33 सरकारी सैनिक स्कूलों में मान्य है। जो बाकी 70-80 प्राइवेट सैनिक स्कूल अभी एग्जिस्टिंग है, उनमें कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी मान्य नहीं है। फॉर गर्ल्स इन क्लास 6, 1 सीट पर कैटेगरी, or in any school 10% of total seats or 10 seats whichever is higher will be reserved for the girls। या तो मैक्सिमम 10 सीट्स या फिर 10% ऑफ सीट। ठीक है, ये गर्ल्स के लिए रिजर्व है हर स्कूल में। और लेकिन ये बात का ध्यान रखा जाएगा कि हर कैटेगरी के लिए
एक सीट लड़कियों को जरूर सुनिश्चित हो जाए। हाँ, अभी जो हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रहे थे 25% एंड 40%, दिस क्राइटेरिया इज अप्लीकेबल फॉर सैनिक स्कूल्स, यानी कि सरकारी सैनिक स्कूल। और वो भी सरकारी सैनिक स्कूलों में भी सेक्शनल कट ऑफ और एग्रीगेट कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो एससी और एसटी पर लागू नहीं होता है। और अगर हम बात करें न्यू सैनिक स्कूल्स की, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इज अप्लीकेबल फॉर ऑल। न्यू सैनिक स्कूल्स में ये जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है ये सभी पर लागू होता है, एससी एसटी को भी ये छूट नहीं है। ठीक है। और जो एग्जाम है ये पूरे भारत में लगभग 200 शहरों में कंडक्ट कराया जाता है। तो आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा सेंटर कहां जाने वाला है। आपके पास के जो बड़े शहर हैं, लगभग सभी बड़े शहरों को सेंटर बनाया जाता है, उनमें आपका सेंटर आपके पास के शहर में आके जरूर पड़ जाएगा। अब रिजर्वेशन की बात करते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके तहत ओबीसी का 27% आरक्षण, एससी को 15% और एसटी को 7.5% का आरक्षण लागू है, क्लास 6 में भी, क्लास 9 में भी। लेकिन फिर यह ध्यान रखने वाली बात है, ये आरक्षण सिर्फ और सिर्फ सरकारी सैनिक स्कूलों तक, यानी कि 33 सैनिक स्कूलों तक लागू है। न्यू सैनिक स्कूल में ये रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है। बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन एनटीए वेबसाइट एंड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू ईमेल एंड एसएमएस इंडिविजुअली। जैसा मैंने पहले आपसे बात किया कि फॉर्म भरते वक्त आपको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी भरना है, तो फर्दर जो भी कम्युनिकेशन होगा वो उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही होगा। तो जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो रिजल्ट तो सबसे पहले एनटीए अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देगा। इसके अलावा सैनिक स्कूल्स की वेबसाइट पर भी वो रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा और इंडिविजुअली हर क्वालिफाइड कैंडिडेट के मेल और मोबाइल पर भी इसकी सूचना दे दी जाएगी। मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं हम लोग अभी। एनटीए प्रिपेयर्स फॉलोइंग मेरिट लिस्ट एंड होस्ट इट ऑन इट्स वेबसाइट। अब देखिए कितने तरह के मेरिट लिस्ट बनाता है। पहली मेरिट लिस्ट बनती है स्कूल वाइज, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट। दूसरी होती है ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू एनएसएस अंडर 40% रूट, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। ओपन मार्केट से जो बच्चे न्यू सैनिक स्कूल्स में एडमिशन लेंगे वो ये 40% रूट वाले होते हैं। तीसरी मेरिट लिस्ट होती है स्कूल वाइज मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू एनएसएस अंडर 60%, यानी कि जो बच्चे उन एग्जिस्टिंग न्यू सैनिक स्कूल्स में पहले से पढ़ रहे हैं कक्षा 5 में, उन बच्चों के माध्यम से ये 60% सीटें भरी जा सकती हैं, प्रोवाइडेड, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो बच्चे पहले से कक्षा 5 में किसी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, कक्षा 5 में, अगर वो कक्षा 6 में उसी स्कूल में सैनिक स्कूल स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वो रूटीन स्ट्रीम में पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो सैनिक स्कूल स्ट्रीम में पढ़ना चाहते हैं कक्षा 6 में, तो उनको भी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा है, टेस्ट नहीं दिया है, तो वो उस स्कूल की सैनिक स्कूल स्ट्रीम में कक्षा 6 में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। माइंड इट। कोई डाउट हो अगर इस रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लें। एडमिशन विल बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ ई काउंसलिंग एज पर मेरिट एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन AISSAC पोर्टल फॉर ई। जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है कि एक ई काउंसलिंग प्रोसेस अपनाई जाती है। ऑनलाइन काउंसलिंग लगभग 6 राउंड चलते हैं उसके, और उन 6 राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग में सभी क्वालिफाइड बच्चों को मैक्सिमम एडमिशंस दे दिए जाते हैं, आइदर इन होम स्टेट कैटेगरी और इन अदर स्टेट कैटेगरी। और इस ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एक बार फिर आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है, यानी कि री रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको एक नए पोर्टल पर जिसका नाम है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। ये आपको मालूम चलेगा एग्जाम के बाद। ये पोर्टल आपका एग्जाम के बाद, रिजल्ट आने के बाद ओपन हो। फॉर्म भरने के टाइम पे ये पोर्टल ओपन नहीं होता है। इसके बाद बारी आती है मेडिकल की। कंडक्ट ऑफ मेडिकल आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय एनटीए, जितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन के लिए, उसके लगभग 3 गुना बच्चों को मेडिकल के लिए कॉल किया जाता है। ठीक है। उन 3 गुना बच्चों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिकली फिट नहीं हो पाते,
या फिर किसी न किसी कारणवश सैनिक स्कूल के आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। तो इसलिए 3 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं ताकि एडमिशन के लिए हमारे पास कम से कम उतने बच्चे बचे रहें जितनी की सीटें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ये मेडिकल के लिए सैनिक स्कूल के नॉमिनेटेड और ईयरमार्क हॉस्पिटल्स होते हैं जो आपको बता दिए जाएंगे, और ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की और कैंडिडेट्स की कि वो अपना मेडिकल उन हॉस्पिटल्स में जाकर के करा लें जो उनको बताए गए हैं। आपको एक ऑफिशियल लेटर जारी होगा, आपको बताया जाएगा, आपको मेल आएगा, मैसेज आएगा कि फला डेट को फला हॉस्पिटल में आपका मेडिकल है, आपको पहुंचना है इतने टाइम पर वहां पर। तो आपको जाना है, वहां रिपोर्ट करना है और अपना मेडिकल कराना है। देन आफ्टर मेडिकल रिपोर्ट तैयार करना वो सैनिक स्कूल का काम है, वो आपका मेडिकल करा करके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग को भेज देंगे। और जो ई काउंसलिंग शेड्यूल है वो भी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा और कैंडिडेट्स की ईमेल और उनके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा मैसेज करके। अब ऑफ कोर्स बात कर लेते हैं लास्टली फी की। सब कुछ हो गया, आपने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, मेरिट लिस्ट में आ गए, आपने अपना मेडिकल फिटनेस भी प्रूव कर दी, तो फिर अब आपको एडमिशन लेने के लिए सैनिक स्कूल में जहां से आपको सीट ऑफर हुई है वहां प्रेजेंट होना है। और प्रेजेंट होकर करना क्या है, आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और उसके बाद आपको फी सबमिट। अगर आपने फी सबमिट नहीं की, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए, तो सब कुछ क्वालिफाई होने के बाद भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो जो मोटा मोटी फी है, देखिए 33 सैनिक स्कूल्स हैं और उन सभी सैनिक स्कूल्स की फी समान नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है। हर एक स्कूल का अपना अलग एनवायरनमेंट है, अलग अलग फैसिलिटीज है, महंगाई का स्ट्रक्चर अलग है, सुविधाओं का स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए फीस भी अलग है। मोटा मोटी देखें तो 1,90,000 से 2,10,000 तक की फीस इस सेशन में, यानी कि जो सेशन अभी जुलाई 2026 में स्टार्ट हो रहा है, 26-27 का एकेडमिक सेशन, उसमें जो सरकारी सैनिक स्कूल की जो फी है वो 1,90,000 से 2,10,000 रुपए एनुअल है। और इसमें ट्यूशन फी, बोर्डिंग, मेसिंग, किट क्लोथिंग और पॉकेट मनी, ये सब कुछ शामिल है। न्यू सैनिक स्कूल्स का इस फीस से कोई लेना देना नहीं है, उनकी फीस इससे कहीं ज्यादा है। उनकी फीस लगभग 2.5-3 लाख रुपए से शुरू होकर के फिर उसके ऊपर जाए। और हाँ, हर साल, यानी जब अगले सेशन की हम बात करेंगे, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे या जब आप एडमिशन ले रहे होंगे, तो उस सेशन में इस फीस में 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि हर साल ट्यूशन फी कैटेगरी में 10% की हाइक परमिसिबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर स्कूल। अब एक संदर्भ के रूप में हम देखते हैं, आपको मैंने यहाँ पर सैनिक स्कूल कपूरथला की फीस का चार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि सैनिक स्कूल की फीस किस तरीके से। तो ट्यूशन फी है वो 1,28,014 रुपए है सैनिक स्कूल कपूरथला में फॉर द एकेडमिक सेशन 2026 और 27। जो डाइटरी चार्जेस हैं, यानी कि जो खाने का बिल है, वो 41,300 रुपए है। ड्रेस का, यूनिफॉर्म का चार्ज है 1,500 रुपए, पॉकेट मनी 3,000 रुपए, और जो ये SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए पॉकेट मनी 1,500 रुपए। हॉर्स राइडिंग की फी है 5,400 रुपए, इंसिडेंटल चार्ज है 13,000 रुपए। ये तमाम सारे मिसलेनियस बिल इसमें शामिल है, ये टोटल मिलाकर करीब 13,000 रुपए होता है। इस तरीके से टोटल अगर एनुअल फी देखी जाए तो सैनिक स्कूल कपूरथला की एनुअल फीस है 1,92,814 रुपए। ठीक है। बाकी इसके अलावा NCC है, तो उसमें आपको तमाम सारी फौजी ड्रिल्स, शूटिंग और अदर एक्टिविटीज कराई जाती हैं जिनका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। इसके अलावा स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी हैं, तो आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि भाई इतनी महंगी फीस आप कैसे भरेंगे। अगर बच्चा योग्य है तो वो स्कॉलरशिप निकाल देगा, और स्कॉलरशिप उसको अगर अवार्ड हो गई तो फिर ये खर्चा जो है ना, ये करीब करीब 50% घट जाएगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड सब्सटैंशियल स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन द फैमिली इनकम कैटेगरी एंड डिफेंस बैकग्राउंड। ठीक है, ये क्राइटेरियाज हैं, यानी कि आपके जो बच्चा है उसकी फैमिली इनकम क्या है, उसके पेरेंट्स की, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, SC ST OBC या फिर अनरिजर्व या फिर डिफेंस। तो इन कैटेगरीज के आधार पर देखें तो लगभग 30% से 50% तो मैंने बताया इस फीस आपकी कम हो जाती है अगर आप ये स्कॉलरशिप का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। अदरवाइज बहुत सारे केसेस में ऐसा भी है कि आपकी 100% फी वो रिइंबर्स हो जाए। इसके अलावा अगर कैंडिडेट्स ने NDA क्वालिफाई कर लिया अपने अटेम्प्ट में 10+2 पास करते करते,
तो जो सारी आपकी ट्यूशन फी रही है वो पूरी की पूरी ट्यूशन फी आपकी रही। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं वो सारी बातें आपको बता दूं जो आपको जानना जरूरी है सैनिक स्कूल में एडमिशन के बारे में। एक एक चीज छोटी छोटी बात पर मैंने डिस्कस किया। हाँ, रिजर्वेशन पॉलिसी पर कुछ बातें रह गई हैं, अगर मैं उनको इसमें शामिल करता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, जो शायद इतनी देर तक देखना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछे, हम रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि आपको रिजर्वेशन के बारे में एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि ये जानना भी वास्तव में बहुत जरूरी है। क्योंकि देखा जाए तो सैनिक स्कूल्स का रिजर्वेशन पॉलिसी बहुत टिपिकल है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर तक मुझे देखने के लिए। जय हिंद।